ओके बच्चा पार्टी, कल अपन ने देखा कि भाई साहब आपका प्रेशर वेव क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेव। ठीक है, प्रेशर वेव का डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन क्या है, किसी भी वेव का इक्वेशन फटाफट जस्ट अ रिकैप। अरे फटाक से बोलना है, y इज इक्वल टू ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसी का प्रेशर वेव फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पी बला माइनस पी नॉट, हाँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये अपन ने कल फॉर्मेट देखा था। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होती है बल्क मॉडुलस के हिसाब से, बल्क मॉडुलस इनटू, बोला बोला जल्दी से बोलो, के और एस मैक्स इसको हम बोल सकते हैं या वाई अपन बोल सकते हैं। ठीक है, के की वैल्यू क्या है भाई साहब, 2 पाई बाई लैम्डा। समझ में आता है भाई साहब, ये हो गया आपका प्रेशर वेरिएशन। ये आपका प्रेशर वेरिएशन में मतलब मैक्सिमम प्रेशर माइनस मिनिमम प्रेशर वाला मामला है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, ये हो गया आपका प्रेशर वेव का इक्वेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव में कितना का फर्क है, पाई बाई 2 का। पाई बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 4 का, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और बोलो भाई साहब, और क्या हो जाएगा, और क्या पढ़ा था कल हमने, न्यूटन का लॉ पढ़ा। न्यूटन भाई साहब क्या बोलता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और हमने देखा कि भाई साहब न्यूटन ने अज्यूम कर लिया कि दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज ऑफ विच ही वाज गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द अब्सॉर्ब्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसमें किसका लगा भाई साहब, आपने लैपलेस ने करेक्शन किया कि इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब आपका भाई साहब हीट एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो उन्होंने भाई साहब ये करेक्शन करके दिया माइनस बी अपॉन डेंसिटी बल्क मॉडुलस, तो ये हो गया गामा। ठीक है, ठीक है, बी अपॉन, ठीक है, मोनोटॉमिक गैसेस का गामा कितना होता है 5 बाई, और डाइएटॉमिक का 7 बाई 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोनोएटॉमिक गैसेस का और ये हो गया आपका डाइएटॉमिक का। ठीक है, चलिए भाई साहब यहां पे एयर का कितना हो जाएगा, एयर डायटोमिक है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है भाई साहब, डायटोमिक है भाई साहब। ठीक है, ओके, इंटेंसिटी, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड वेव इज गिवन एज आई इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो पावर अपॉन एरिया मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी ए का स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी ए का स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये लिख लीजिए, तो इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी भाई साहब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ के स्क्वायर के। अभी अगर हम भाई साहब यहाँ पे एफ की वैल्यू डालते हैं गामा ओमेगा बाई 2 पाई, तो आपका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा बोलो। ठीक है, इंटेंसिटी आपका यहाँ पे भाई साहब देखो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर, एफ के जगह पे आपने डाल दिया ओमेगा स्क्वायर बाई 4 पाई का स्क्वायर रो वी इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 1 बाई 2 ओमेगा स्क्वायर रो वी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर रो और वी को अपन ने एक साथ लिया तो ये हो गया हाफ रो वी, सॉरी रो आपका और वी, और यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया ओमेगा और ए इसका स्क्वायर। तो ये अपन लिख सकते हैं भाई साहब। मैक्सिमम प्रेशर कितना है भाई साहब, बी ए के, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर। डेल्टा पी मैक्सिमम मतलब प्रेशर वेरिएशन, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्रेशर एंड द मिनिमम प्रेशर इज हाउ मच, डेल्टा पी। ठीक है, तो ये आपका कितना है बल्क मॉडुलस इनटू आपका ए मतलब कितना हो गया एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इनटू के मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका बल्क मॉडुलस इनटू एम्पलीट्यूड इनटू के, भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज के, 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी मैक्स अपॉन बी के। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड वी गेट आई इज इक्वल टू हाफ ओमेगा आपका रो वी ओमेगा स्क्वायर डेल्टा पी बाई बी के का स्क्वायर। तो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, देखो यहाँ पे ये हो गया डेल्टा पी मैक्स आपका बी के। अभी यहाँ पे डेल्टा पी मैक्स इसको अपन बी के को क्या लिख सकते हैं, देखो बी के कैन बी रिटन एज, ठीक है, बी के कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर पी ओमेगा बाई वी। क्यों, क्योंकि आपका भाई साहब के की वैल्यू क्या होती है
ओमेगा बाई वी, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब आपका वी स्क्वायर इंटू डेंसिटी, वी स्क्वायर इंटू डेंसिटी। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका वी का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, आपने देखा कि वी की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, बल्क मॉडुलस अपॉन पी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन दिस, ठीक है। तो आपका भाई साहब बल्क मॉडुलस की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इंटू रो। अभी आपका देखो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना आया हुआ है, इंटेंसिटी इज हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा पी मैक्स अपॉन बी के, इसका भाई साहब क्या स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, हाफ रो पी ओमेगा स्क्वायर डेल्टा पी मैक्स और बी इंटू के का स्क्वायर। बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वी स्क्वायर इंटू रो, ठीक है। और आपका भाई साहब ये हो गया, और के की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू वी, ठीक है। ये कैंसिल, तो दिस विल बी हाउ मच, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका डेल्टा पी मैक्स, ठीक है। रो और ये रो भाई साहब आपका कैंसिल, वी और ये वी भाई साहब आपका कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 1/2। और यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब आई, यहाँ पे आपका एक, अच्छा ये स्क्वायर में है ना, ये तो आपका स्क्वायर में है, ओके ओके ओके। तो एक पी बच जाएगा भाई साहब, एक रो इधर बच जाएगा रो, और एक वी भी आपका बच जाएगा भाई साहब इधर, ठीक है, रो इंटू वी, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी बेसिकली इंटेंसिटी। तो आपका देखो, अगर इंटेंसिटी में इतना डीप डाउन नहीं जाना है एक्चुअली में, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि कहां से ये आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट है, अगर कोई वेव, देखो वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है वैसे, ठीक है, दिस इज बेसिकली एक्सपैंडिंग। ये अब वेव्स में पढ़ेंगे 12th में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है, मतलब ये ऐसे जा रहा है वेव चारों तरफ, ये वेव भाई साहब इमर्ज हो रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो इंटेंसिटी भाई साहब क्या हो जाएगा, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों भाई साहब इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, भाई साहब इसके वजह से आ रहा है, देखो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपका भाई साहब इंटेंसिटी इज आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, अगर स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो, ठीक है। इंटेंसिटी देखो, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे कोई लाइट है, ये भाई साहब स्पेरिकल वेव फ्रंट एमिट करता जा रहा है, ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी कि ज्यादा होती जाएगी, भाई साहब जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। तो 1/r का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी 1/r के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ए का भाई साहब 1/r के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके, अ पॉइंट सोर्स एमिट्स साउंड इक्वली इन all directions in a non-absorbing medium. 2 points P and Q are at the distance of 2 meter and 3 meter respectively from the source. Find the ratio of the intensity of the wave at P and Q. ठीक है, तो इंटेंसिटी भाई साहब क्या होती है, इंटेंसिटी इज 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I1 बाई I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पॉइंट सोर्स in non-absorbing medium 2 points P and Q are at a distance of 2 meter and 3 meter, ठीक है। तो D1 की वैल्यू भाई साहब कितनी है 2 मीटर, D2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3 मीटर, तो D2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 मीटर का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 मीटर का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ 1:2 इज, अरे इसका स्क्वायर ना, तो ये 4 मीटर का स्क्वायर, तो I1:I2 इज इक्वल टू 9:4। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा भाई साहब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ठीक है, मतलब देखो आर का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर भाई साहब, ठीक है, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो। ओके, द एम्पलीट्यूड इज डबल्ड एंड द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 1/4, फाइंड द इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट। अभी भाई साहब यहाँ पे आपने देखा कि इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनलिटी एम्पलीट्यूड के क्या ए स्क्वायर है, और इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनलिटी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है भाई साहब एफ का स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो ये अपने भाई साहब अभी तो फॉर्मूला देखा तो क्या किया उसका, ये क्या किया आपने, ठीक है। ये आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम वेलोसिटी, और ये हो गया भाई साहब ए का स्क्वायर, ये ए है आपका एम्पलीट्यूड, ये एफ है भाई साहब आपका क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं।
तो आपका I2 by I1, the amplitude of the sound is given in frequency, find the intensity of the sound at the same point. I2 by I1 कितना हो जाएगा बोलो? This will be F2 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर अपॉन F1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है, तो आपका भाई साहब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज डबल, तो आपका ये F1 है और ये आपका F2 भाई साहब कितना है? फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1/4, तो F2 क्या है? 1/4 ऑफ F1 है। ठीक है, ओके। अगर फ्रीक्वेंसी पहले वाले का आपने F1 माना है तो आपका सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/4 ऑफ F1 है। ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड अगर A1 है तो इट इज डबल, तो यहाँ पे भाई साहब A2 एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2A1। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी? 1/4 F1 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू 2A का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब कितना? F1 का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब A1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/4 F1 का स्क्वायर 4A1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका A1 का स्क्वायर। ठीक है, A1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर कैंसिल, F1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? 1। तो I2 नहीं यार 4 सॉरी 4 बच जाएगा ना? नहीं यार, हाँ हाँ हाँ, नहीं यार 2 का स्क्वायर 4A1 स्क्वायर है ना? हाँ, ये 1/4। नहीं, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है भाई साहब। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब F2 की वैल्यू 1/4 F1 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू 2A1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। F1 की वैल्यू भाई साहब F1 का स्क्वायर, A1 की वैल्यू भाई साहब A1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 F1 का स्क्वायर इंटू 4A1 का स्क्वायर अपॉन भाई साहब यहाँ पे F1 का स्क्वायर इंटू A1 का स्क्वायर, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 4/16 दैट इज 1/4। तो I2 by I1 कितना हो गया भाई साहब आपका? 1/4। तो I2 की वैल्यू हो गई भाई साहब I1/4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? I1/4। ओके ओके ओके। The intensity at a distance of 5 meter from a point source of sound is I naught. What is the intensity at 30 meter from the source? ठीक है, तो आपका I का वैल्यू क्या है? डिस्टेंस से आपका क्या है? D स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो I2 by I1 will be equal to D1 का स्क्वायर by D2 का स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, अभी यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज I नॉट, तो आपका भाई साहब I2 और ये आपका I नॉट, तो यहाँ पे D1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5 का स्क्वायर, D2 की वैल्यू कितनी है? 30, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर। तो I2 बाई I नॉट इज इक्वल टू 25/900। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवाइड 1 25, 25 2 25 3 75, 25 6, तो I2 बाई I नॉट इज इक्वल टू 1/36, तो देयरफॉर I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I नॉट बाई 36, I नॉट बाई 36, I2 की वैल्यू I नॉट बाई 36। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये तो था आपका इंटेंसिटी से रिलेटेड चीजें। अभी हम बात करेंगे सुपरपोजिशन। दो वेव्स जब आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? तो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, व्हेन टू और मोर वेव्स अराइव एट अ पॉइंट इन द मीडियम एट द सेम टाइम, अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स एक पॉइंट पे अराइव हो रहे हैं सेम टाइम पे, देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज द वेक्टर addition of the individual displacements due to individual waves. This is basically, तो आपका y net क्या हो जाएगा? Y net will be equal to y1 प्लस भाई साहब आपका y2 प्लस भाई साहब आपका y3, ऐसा so on and so forth प्लस yn। ठीक है, ये हो गया आपका y net का वैल्यू। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका बिफोर ये था, अभी आपका एक और वेव इधर से आ रहा है, एक वेव इधर से आ रहा है ऑरेंज वाला, और ब्लू वाला वेव इधर से आ रहा है, तो ये ऑरेंज वाला ये ब्लू वाला है, इन दोनों का मिलाकर
ठीक है, ये हो गया। आफ्टर भाई साहब अगर ये अपने रास्ते चला गया, ये अपने रास्ते चला गया, ठीक है, दिस इज आफ्टर। यहाँ पे देखो बिफोर ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका भाई साहब कम हो जाएगा। ये ब्लैक वाला जो है वो रिजल्टेंट है विच इज लेसर, ठीक है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ये दोनों का भाई साहब क्या मीट हो रहा है, एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मीट हो रहा है, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्लैक वाला आपका रिजल्टेंट है, मतलब और ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यहाँ पे भाई साहब एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि इसका ऐसे प्लीड हो रहा है, ठीक है, ओके। फिर ये अपने रास्ते, फिर ये अपने रास्ते। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, existence of one wave is not affected due to the presence or absence of another wave in the medium. Waves independently propagate in the medium. Waves भाई साहब आपके independently medium में propagate होते हैं। जैसे यहां पे देखो, find the equation of the resultant wave if all the below mentioned wave superimpose at a point, ठीक है। तो पहला वेव का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कितना है, 9 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरे वेव का इक्वेशन आपको दिया हुआ है भाई साहब 6 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। तीसरे वेव का इक्वेशन आपको दिया हुआ है भाई साहब -5 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। और चौथे वेव का इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब आपका रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, बोलो भाई साहब, रिजल्टेंट वेव कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स है, 9 आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, 9 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इस तरफ, ठीक है। 6 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। भाई साहब आपको देखो साइन और कॉस में कितने का फर्क है, साइन और कॉस में 90 का फर्क है ना, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या साइन 90, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे साइन में अपन ले रहे हैं 9 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आपने इसमें ले लिया। कॉस आपका भाई साहब वाई एक्सिस में आ जाएगा। अगर आपने साइन के फंक्शन को एक्स एक्सिस में लिया है तो कॉस का फंक्शन आपका बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होता है, 90 का होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए, तो आपका भाई साहब ये वाला देखो y1 ध्यान से साइन का फंक्शन है, और कौन सा साइन का फंक्शन है, ये वाला साइन का फंक्शन है। मतलब ध्यान से देखो, ये वाला आपका पॉजिटिव साइन एक्सिस में चला जाएगा, ये वाला आपका नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये -5 है, ठीक है। तो अगर हम प्लॉट करते हैं इसको, तो ये 9 के एम्पलीट्यूड से पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये 5 के एम्पलीट्यूड से नेगेटिव डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट किसका, y1 और y3 का। क्या ये समझ में आ रहा है। अभी हम कॉस में आते हैं, ठीक है। कॉस कहां से है आपका, y2 में है और y4 में है। y2 आपका पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव x y डायरेक्शन में आपका कितना हो जाएगा, 6 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब ये हो गया आपका पॉजिटिव 6, और y4 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब -3। अभी भाई साहब इसका जोड़ घटाव कर लो, मतलब 9 - 5 कितना हो जाएगा, इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 4 हो जाएगा। इधर बोलो कौन किसका पल्ला भारी, इसका पल्ला भारी, तो ये हो जाएगा 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो आपका 3 इधर और 4 इधर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई। इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 4, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 3 4 और 5। और आपको मालूम है कि भाई साहब इसमें एंगल का वैल्यू कितना होता है, ये 90 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा भाई साहब, स्मॉलर साइड स्मॉलर एंगल दैट इज 37, ठीक है, बिगर साइड बिगर एंगल दैट इज 53। याद कीजिए, ये अपन कर चुके हैं, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 37। तो अभी आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5। ध्यान दो, ये इसका मैक्सिमम साइन, क्यों साइन, क्योंकि आप साइन ही तो ले रहे हो, साइन अल्फा ले रहे हो ना भाई साहब, ये दिस, ठीक है। तो इसीलिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आपका फेज डिफरेंस, आपके इन दोनों वेव से फेज डिफरेंस कितना है भाई साहब 37 डिग्री का, तो इसको अपन ऐड कर देंगे। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो, ठीक है। सिर्फ आपका लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, कोई भारी भरकम कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं लग रहा है। आपने भाई साहब 4 वेव्स आपको दिए हुए हैं, तो आप इन दोनों वेव्स को देख लो भाई साहब, इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ठीक है, 9 और 5, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 4 आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में 3 आ जाएगा। तो अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू लूं तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 3/5 हो जाएगा, which gives you the value of the angle as 37 डिग्री, ठीक है। sin alpha is 3/5, ठीक है, which gives you alpha as 37 डिग्री। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 5, क्योंकि यहाँ पे ये आपका 4 और ये आपका 3, by Pythagoras theorem this will be 5, this gives you the value of 5 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा,
फेज डिफरेंस मतलब क्या है? फेज डिफरेंस मतलब इसके साथ ये वाला जो रिजल्टेंट वेव आया, इसके साथ इसका फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है भाई। आपका इसमें आपका ये था, ठीक है, जैसे आप देखते हो ना रिजल्टेंट वेव, उस दिन आपने देखा भाई साहब, अगर ये रिजल्टेंट है, ये हमारा रिजल्टेंट है, तो इस रिजल्टेंट का इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो इस रिजल्टेंट का इस वेव के साथ कितना एंगल बन रहा है भाई साहब, आपका फाई का एंगल बन रहा है या अल्फा का एंगल बन रहा है, विच इज 37 डिग्रीज, यहाँ पे प्लस 37 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? हम बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आप। चलिए यहाँ पे एक और सवाल दिया हुआ है, y1 की वैल्यू आपकी 5 sin पाई टी प्लस पाई एक्स प्लस पाई बाई 3 है, y2 की वैल्यू 12 cos 3 pi t दिस, ये आपके सुपर इंपोज कर रहे हैं। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। ओके, तो y1 की वैल्यू देखो, अब यहाँ पे डालो वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, तो ये हो गया आपका y1, ये हो गया 5 sin, t की वैल्यू सॉरी 2 है, तो ये पाई और ये 2, तो ये हो गया 2 पाई, पाई इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 पाई प्लस पाई, और भाई साहब ये तो पाई बाई 3 है ही, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 sin 3 पाई प्लस पाई बाई 3, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 9 पाई 3 3 9, 9 प्लस 1, तो ये हो गया 10 पाई बाई 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 10 पाई बाई 3? ओके, इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 sin, बोलो ना बोलो, इसको कैसे करेंगे, 10 पाई बाई 3 को कैसे रिजोल्व करेंगे, ये तो आना चाहिए भाई साहब। हाउ विल बी रिजॉल्व दिस? हाँ, आप देखो एक बार घूमते हैं तो कितना हो जाता है 2 पाई, तो 2 पाई से अगर मैं करूं, फिर से घुमा दो भाई साहब, 4 पाई, 4 पाई से अगर मुझे 4 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना चाहिए 10 पाई बाई 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई, ठीक है, तो 3 4 12 ज्यादा हो जाएगा, तो चलो भाई साहब अपन 2 पाई से लेते हैं, तो 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, अगर मुझे इतना करना है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो ना बोलो, 10 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3 माइनस 6 पाई, है ना, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब आपका 4 पाई बाई 3। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अरे बोलो ना बोलो, 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं, कितना आ जाएगा देखो 10 पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई मतलब 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, कोई भी वैल्यू 360 प्लस थीटा कितना देगा आपको, थीटा ही देगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 साइन 4 पाई बाई 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 साइन 4 पाई मतलब 4 इंटू 180 बाई 3, 3 हो गया 60, ठीक है, इसको भी तोड़ सकते हैं भाई साहब, 4 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, ए बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो, क्या कर रहे हो भाई साहब, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 5 साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 180 बाई 3 दैट इज 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाँ रूट 3 बाई 2, तो ये हो गया आपका माइनस 5 अंडर रूट 3 बाई 2। क्या ये आंसर आपको समझ में आ रहा है, माइनस 5 अंडर रूट 3 बाई 2, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब y2 को निकालते हैं अपन, ठीक है, y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बोलो ना बोलो, यहाँ पे भाई साहब 12 cos 6 पाई, देखो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या लिया हुआ है, x का वैल्यू लिया हुआ है 1 और t की वैल्यू ली हुई है 2, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब t की वैल्यू 2, तो ये हो गया आपका 6 पाई, 3 इंटू 2 पाई इंटू एक्स दैट इज पाई इंटू 1 प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया आपका 7 पाई, ठीक है, इसको अपन रिजोल्व करते हैं 12 cos, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं बोलो, ये हो गया आपका 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 है, तो इसको अगर आपको 2 पाई प्लस एक्स करो तो आपका आ रहा है कितना 7 पाई बाई 6, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 पाई बाई 6, बोलो भाई साहब माइनस 2 पाई, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, तो अपन को फिर क्या करना पड़ेगा भाई साहब, तो 2 पाई नहीं करते हैं अपन, पाई, पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 माइनस पाई, तो ये हो गया कितना पाई बाई 6, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब पाई बाई 6, ठीक है, तो अपन इस 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं 12 cos पाई प्लस
पाई बाई 6। cos 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस कॉस थीटा होगा। सो दिस विल बी 12 cos पाई बाई 6 माइनस, ठीक है। तो माइनस 12 cos पाई बाई 6 मतलब 180 बाई 6 दैट इज 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? अंडर रूट 3/2। ये आ गया देखो आपका -12 अंडर रूट 3/2। इज दिस एक्सप्लेनेशन फेयर एनफ? ठीक है, ये वैल्यूज कहां से आ रही है? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट होगा y1 प्लस y2। कर लो भाई साहब, -5 अंडर रूट 3/2 प्लस -12। तो इसका भाई साहब वैल्यू आ जाएगा कितना? -17 अंडर रूट 3/2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, वेक्टर सम ऑफ y1 प्लस y2 दैट विल बी द रिजल्टेंट। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। Okay, the equation of the resulting wave y1 is equal to a sin omega t minus kx और y2 भाई साहब क्या है? माइनस a sin omega t plus kx। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, तो दो वेव्स है। पहला वेव आपका क्या है? इसका इक्वेशन है a sin omega t minus kx और दूसरा वेव है उसका इक्वेशन क्या है? माइनस a sin omega t plus kx। तो सुपर इंपोज कर रहे हैं तो भाई साहब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 a sin omega t minus kx plus ओके। तो बच्चा वाली यहाँ पे क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर दो वेव्स हैं जिनके इक्वेशंस y1 और y2 हैं, आफ्टर सुपरपोजिशन व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट वेव? दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके, तो a sin ओमेगा t माइनस kx, ये आपका भाई साहब माइनस में आ गया, माइनस साइन ओमेगा t प्लस kx। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा बोलो? a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है, माइनस ये ए तो भाई साहब कॉमन निकाल लिया अपन ने, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दूसरी बारी साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है? हाँ, इसीलिए तो बोल रहा था मैं, मैथ्स का क्लास अटेंड करना है। पूरा हम लोग यही करते रहे पूरा टाइम। कैसे करोगी तुम? किया कि नहीं हमने? साइन सी साइन माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा?
2 cos 2 और जिस दिन एब्सेंट रहोगी उसके बाद वाले दिन तुम्हारा मैथ्स क्लास अटेंड करना कंपलसरी होगा, ठीक है। कहां से करोगी ये भाई, सवाल ही नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, आर बी क्लियर? ओके, तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, ए ये हो गया आपका 2 cos, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, भाई साहब ओमेगा टी माइनस 2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई 2, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। कैसे करोगी भाई साहब, ये नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो एक मैथ्स का क्लास अटेंड करना जरूरी था। आज पूरा टाइम हम यही करते रहे, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी ए, ये हो गया आपका साइन, सॉरी ए यहाँ पे हो गया आपका 2 के एक्स और ये के एक्स क्या 2 ओमेगा टी की जगह पे कितना आ जाएगा 2 कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो हो गया ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना माइनस के एक्स साइन माइनस के एक्स। इकलौता कॉस ही ऐसा फंक्शन है जो माइनस को हजम कर सकता है और कोई फंक्शन हजम नहीं कर सकता है, तो ये माइनस बाहर फेंकेगा, तो ये हो गया माइनस 2a, ठीक है, माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर, 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 बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके ओके ओके, interference for sound waves when the waves emitting from the coherent sources propagating in same direction are superposed one over the other, then redistribution of energy takes place in the space and this phenomena is called as interference, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब ये एक वेव आया, ये एक वेव आया, ये भाई साहब इंटरफेयर कर रहे हैं, दे आर बेसिकली इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। It is based on energy conservation principle. Total energy of the waves remains constant and redistribution of energy takes place. Here, intensity varies as the function of position. ये बहुत जरूरी है समझना कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। सिंपल तौर से देखें अगर, ठीक है, सोर्सेस फॉर विच द फेज डिफरेंस आपका क्या है, कांस्टेंट रहे, मतलब ये जो फेज डिफरेंस है दिस स्टेज एज कांस्टेंट, मतलब समझो यहां से एक वेव निकल रहा है और यहां से एक वेव निकल रहा है, ये दोनों आगे चल के यहाँ पे कहीं पे इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम कोहेरेंट सोर्सेस कब बोलेंगे, जब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट हो, मतलब फाई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सोर्सेस फॉर विच फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस। दूसरा क्या है भाई साहब आपका, इफ द फेज डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है, टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट, ठीक है, इफ द फेज डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। चलिए भाई साहब यहां पे देखते हैं, सोर्सेस फॉर विच फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस। अभी देखो ये सोल्जर्स हैं, जब मार्च पास कर रहे हैं एकदम एक ताल में चल रही है ना, इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, देयर इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। इनका फेज डिफरेंस भाई साहब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं हम यहाँ पे। तो एक वेव हमने मान लिया क्या, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, ठीक है। दूसरा वेव हमने मान लिया a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। तुमने यहां पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्यों नहीं माना है, तो आपका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी मतलब f की वैल्यू सेम रहेगी, f की वैल्यू सेम रहेगी मतलब 2 पाई f की वैल्यू सेम रहेगी, और 2 पाई f मतलब होता है आपका ओमेगा, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेस हैं इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसीलिए ओमेगा सेम है, ठीक है। ओके, तो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। एक पेपर देता हूं ना, रंगोली डिजाइन बना दो तुम। आज तुम फिजिक्स का लेक्चर देखो या देखो, मैथ्स का लेक्चर जाकर देखोगी, और कल मेरे को साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, और क्या होगी। ओके, यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई साहब,
दिस विल बी ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, देखो ये आपका फेज डिफरेंस, दिस माइनस दिस, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर, टोंग टोंग कैंसिल, यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू क्या भाई साहब, के, है कि नहीं? अरे के होगा ना भाई साहब, देखो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, ठीक है, माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ठीक है, तो एक्चुअली में ये कैंसिल और ये कैंसिल, आपका आ जाएगा के एक्स वन माइनस एक्स टू, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के डेल्टा एक्स, ठीक है। अभी के क्या है भाई साहब, आपका 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो आपने के की जगह पे क्या लिखा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो फेज डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और यही है भाई साहब, ठीक है, फेज डिफरेंस। अभी देखो भाई साहब, जैसे देखो दो वेव्स हैं, उनके बीच में अगर आपका फेज डिफरेंस है कितने का, लैम्डा का, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितने का होगा, लैम्डा मतलब 2 पाई, है कि नहीं भाई साहब, क्लियर है भाई साहब? तो अगर हम फेज डिफरेंस लेते हैं 2 पाई का, फेज डिफरेंस लेते हैं 2 पाई का, तो पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, लैम्डा का, ठीक है। तो अगर हमको भाई साहब यहाँ पे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है, पाथ डिफरेंस अगर भाई साहब 1 है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वही आ रहा है भाई साहब, ठीक है, वही आ रहा है, दिस इज द सेम थिंग। तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। आर वी क्लियर टू दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ठीक है। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, ये रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड, एकदम ऐसे देख रहे हैं भाई साहब, ये रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाइव, ये अपन पढ़ चुके हैं। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाइव, ये डेल्टा फाइव बेसिकली क्या है, फेज डिफरेंस विच इज कांस्टेंट, ठीक है। नाउ हमको ये मालूम है कि भाई साहब I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, भाई साहब इसका ही रूपांतरण है ये, क्यों, क्योंकि I होता है आपका K इंटू A का स्क्वायर, यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर दो, बोलेगा K से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, ये K से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, K I स्क्वायर, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा भाई साहब I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपके दो टाइप के इंटरफेरेंसेस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ये देखो ऐसा एक वेव आया, ठीक है, और ये वाला वेव आया ऐसे, तो ये वाला वेव ऊपर जाएगा। आप अगर कभी समुद्र के किनारे खड़े होते हैं या बीच में थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो आपको कभी कभी वेव दिखता, ढपक से आपको ऊपर करे, है ना, तो आपका जो वेव आया, एक वेव आ रहा था, उसके ऊपर एक और वेव आया जिसकी वजह से आप ऊपर हो गए, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, एम्पलीट्यूड हैज पुश्ड यू अप, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है वैसा, ऐसे एक वेव आया और ऐसे एक वेव आया, ये टप, इसका मतलब अभी मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। आप अक्सर ऐसा देखेंगे कि आप समुद्र में खड़े हुए लेकिन आपको कोई असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेव्स जिस रूप से ऐसे कंस्ट्रक्टिव आ रहे हैं वैसे डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, इसीलिए आप ऊपर नीचे नहीं हो रहे, ठीक है। यू आर नॉट ईदर गोइंग अप और गोइंग डाउन, एंड द सेम इज हैपनिंग विद अदर मीडियम पार्टिकल्स एट दैट पोजीशन एज वेल, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सॉरी अपना भाई साहब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के तरफ को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा भाई साहब, इसको लिख लीजिए क्योंकि इसको आप बहुत विस्तार रूप से, एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स उसमें आप पढ़ेंगे। फिलहाल जो जानना है आपको साउंड वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में वो ये है, डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो देखो इसको ऐसे समझ लो, समझो समझो समझो, ये भाई साहब आपका एक वेव है, ठीक है, अभी एक वेव चालू नहीं हुआ है, एक वेव भाई साहब ऐसे आ रहा है, देखो, ठीक है, तो मतलब ये कितना पीछे है, लैम्डा पीछे है कि नहीं, देखो ये कितना है आपका, देखो पार्ट ये आपका लैम्डा है, ये वाला कितना है भाई साहब, लैम्डा। तो मैं अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखूं और इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखूं, देखो ध्यान से, ये ए है और ये ए डैश है, तो ए और ए डैश में कितने का डिफरेंस है, लैम्डा का डिफरेंस है। अगर ये आपका टुडुम भाई साहब ये आया इधर, तो क्या किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दो वेव्स में लैम्डा का पाथ डिफरेंस हुआ तो क्या मिल रहा है आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर जीरो पाथ डिफरेंस हुआ, मतलब ये भी यहां से स्टार्ट कर रहा है और ये भी यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो भाई साहब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लैम्डा का पाथ डिफरेंस हुआ, ये समझ में आ रहा है, देखो डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस,
अगर आपका जीरो का पार्ट डिफरेंस हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस हुआ तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर भाई साहब यहां से चालू हो रहा है ये वेव, समझ लो यहां से ये यहां पे, तो ये लैम्डा प्लस ये लैम्डा कितना हो गया भाई साहब, आपका 2 लैम्डा का डिस्टेंस हो गया। मतलब अभी समझ लो ये ए डैश डैश, ये ए डैश डैश और ये ए, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई साहब, 2 लैम्डा का। जब तक ये यहां पे आएगा भाई साहब, ये तो चल ही रहा है, तो अभी किस टाइप का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा भाई साहब, दिस विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका जब भी पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, लैम्डा। ध्यान से देखो यहाँ पे इंटीग्रल मतलब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। व्हेन द पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, देन वी हैव डेल्टा x इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर पाथ डिफरेंस हुआ n लैम्डा तो आपका किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपकी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ से लेकर आपका कितना 2n पाई तक। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो आपका फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 2 पाई 4 पाई से लेकर 2n पाई। अभी ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, देखो आपको पाथ डिफरेंस मिल गया, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा। ठीक है, पाई अभी अभी आपने देखा भाई साहब कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है कि नहीं। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू है लैम्डा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 पाई। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2 लैम्डा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना, 4 पाई। ऐसे आ रहा है बस। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द आंसर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपको ये याद रखना है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितनी होगी, n लैम्डा, वेयर n इज एनी इंटीजर, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और आप भाई साहब फाई को आराम से निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू होती है क्या, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, डेल्टा एक्स। अभी डेल्टा एक्स की अलग अलग वैल्यूज देते जाओ, आपको भाई साहब अगर आपने डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 ली तो फाई की वैल्यू बट ऑब्वियसली 0 आ जाएगी। अगर आपने भाई साहब डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा ली तो फाई की वैल्यू इसकी आपकी 2 पाई आ जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, आपने देखा एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, बिकॉज cos इज अ फंक्शन विच dwindles बिटवीन 1 0 एंड प्लस 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस 1 है, और वो कब होगा, जब फाई की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब a1 प्लस a2 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच, a1 प्लस a2। तो a मैक्स कितना हो गया आपका, a1 प्लस a2। ठीक है, i मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट i1 प्लस i2 का स्क्वायर। i मैक्स की वैल्यू भाई साहब देखो, i मैक्स की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो भाई साहब, i मैक्स की वैल्यू हो गई i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2, 2i1 i2, i1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, i2 का अंडर रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos ऑफ फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर। तो i मैक्स की वैल्यू ये हो गई भाई साहब। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा भाई साहब, cos फाई, तो अंडर रूट i1 माइनस i2, a मिनिमम की वैल्यू a1 माइनस a2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी हम इसमें आते हैं, देखो ठीक है, जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है। अभी ध्यान से देखो, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अरे भाई साहब आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये एक है भाई साहब और ये एक वेव ऐसे है। ठीक है, तो आप बताओ भाई साहब इनमें कितने का डिफरेंस हो गया, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम। भाई देखो, अरे भाई देखना है। ठीक है, मतलब क्या है, देखो ये आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि नहीं। अब बताओ इनमें पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा, लैम्डा बाई 2। कैसे, बोलो बोलो बोलो, ये पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा भाई साहब, लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस कैसे आएगा बताओ? हाउ इज इट लैम्डा बाय 2? देखो यहाँ पे ये वाला पाथ डिफरेंस, ये वाला पाथ है और ये वाला भाई साहब आपका पाथ है, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम? पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? देखो यहाँ पे कितने का, पहले बताओ फेज डिफरेंस कितना है? अगर ऐसा होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा? बोलो। 2 पाई का हो जाएगा कि पाई का हो जाएगा? फेज डिफरेंस कितने का होगा? एंगल के डिफरेंस कितने का हो जाएगा? अरे भाई साहब देखो, ठीक है, ये कितना हुआ वाला? 2 पाई, है कि नहीं? ये कितना हो गया फिर? पाई। ये कितना हो गया फिर? भाई ये एक पाई और ये आपका इधर है, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 2 पाई की पाई, पाई का डिफरेंस हुआ ना भाई साहब, सो इट विल बी अ डिफरेंस ऑफ पाई, पाई मतलब हो गया आपका लैम्डा बाय 2। ओके, तो आपका पाथ डिफरेंस की वैल्यू जब भी लैम्डा बाय 2 होगी, ठीक है, लैम्डा बाय 2 होगी तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी ये लैम्डा बाय 2 हो सकता है, फिर आपका हो सकता है 3 लैम्डा बाय 2, तो आपका हमेशा क्या होगा? एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। जब भी आपका पाथ डिफरेंस इज 2n प्लस 1, ठीक है, इंटू लैम्डा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो आपका भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, तो आपका फेज डिफरेंस कितना होता है भाई साहब? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर आपका भाई साहब लैम्डा बाय 2 है तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स मतलब हो गया आपका लैम्डा बाय 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो पाई आपका हो गया, ठीक है। अगर भाई साहब 2 पाई बाई लैम्डा है इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लैम्डा बाय 2, तो ये लैम्डा लैम्डा कट हो गया, ये और ये कट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई, ठीक है। यहाँ पे आपका भाई साहब 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हो गया आपका भाई साहब 5 लैम्डा बाई 2, तो कैंसिल, ये हो गया आपका 5 पाई, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखने जाओ तो 2n प्लस 1 इंटू पाई, तो ए मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1, और मिनिमम वैल्यू कब आती है? जब कॉस की वैल्यू क्या हो? 180, कॉस 180 इज -1, तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आ जाएगा बोलो? दिस वन विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, cos फाइव की वैल्यू हो गई -1, तो दिस विल बी हाउ मच? -2a1 a2, ठीक है, -2a1 a2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? a1 माइनस a2, ठीक है, तो a मिनिमम की वैल्यू हो गई यहाँ पे अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? आई मैक्स की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर। ए मैक्स की वैल्यू हो गई a1 प्लस a2, ए मिनिमम की वैल्यू हो गई a1 माइनस a2, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब i1 बाई i2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? i1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर से, तो a1 बाई a2 का स्क्वायर, आई मैक्स बाई आई मिनिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारे सवाल आपके इस पे बनते हैं। i1 बाई i2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई a1 बाई a2, a1 का स्क्वायर बाई a2 का स्क्वायर, अभी आई मैक्स, ठीक है, अपॉन आई मिनिमम, ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस वन विल बी ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम, इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई साहब? आई मैक्स आपको कब मिलेगा? अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 इसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 इसका स्क्वायर, ठीक है। एवरेज इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं। i1 बाई i2 होगा आपका a1 स्क्वायर बाई a2 का स्क्वायर, ठीक है। आई मैक्स बाई आई मिनिमम होगा a मैक्स बाई a मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? आई मैक्स कब होगा? अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम कब होगा? अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, ये क्या हो जाएगा? आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन 2, एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम अपॉन 2, दैट इज i1 प्लस i2, ठीक है। डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, इसको लिख लीजिए भाई साहब पूरा का पूरा फटाफट, ये सारे फॉर्मूलेज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
डन 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 हो गया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा भाई साहब, इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, ये दोनों भाई साहब ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भाई साहब ये हो जाएगा। अभी देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ये एक वेव है और ये एक वेव है, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव जो है तो इन दोनों को मिलाकर भाई साहब ज्यादा हो जाएगा, दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये एक वेव आया और ये एक वेव आया, आउट ऑफ फेज वेव है ये, ठीक है। तो इसका मतलब कोई मीडियम पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा ही नहीं, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो ना तो इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे, सो दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ रहा है। तो कोई साउंड वेव आया आपका ऐसे और कोई साउंड वेव आया ऐसे, तो अगर आप देखोगे तो शायद आपको कोई साउंड ना सुनाई दे। In spite of both having high intensities, there is a possibility that there is no vibration that is happening. There is no sound that you are able to hear because of destructive interference. जैसे आप देखोगे जो लोग कैमरा और जो लोग भाई साहब बहुत ज्यादा कैमरा में है, तो उनके लिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लाइट्स हैं लेकिन आपको सही पिक्चर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा लाइट एक वेव इधर से आया, एक वेव इधर से आया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे डार्क स्पॉट होगा। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी लाइट्स देयर विल बी अ डार्क स्पॉट आउट देयर, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि दो छोटे छोटे लाइट है लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी ब्राइट हो जाएगी, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। म्यूजिक में भी सेम चीज होती है, ठीक है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, इसीलिए कोहेरेंट सोर्सेस मैटर करते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस। लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3 मीटर, एंड टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ सेम इंटेंसिटी आर अरेंज्ड, मतलब सेम इंटेंसिटी मतलब I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो गई, मतलब आपका A1 का वैल्यू भी A2 के बराबर हो गया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर एंड टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ सेम इंटेंसिटी आर अरेंज्ड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोहेरेंट सोर्सेज आर अरेंज्ड, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ सेम अरेंज एज शोन। तो यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, 4 मीटर का है, ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, P आपका कितने दूर है, 3 मीटर, और Q आपका कितना दूर है भाई साहब, 3 मीटर। इन दोनों पॉइंट्स पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आपको फाइंड करना है, दो सोर्सेस है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 7 - 3, है ना। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, समझो इस चीज को। इसने यहां तक जाने में कितना पाथ कवर किया, 4 + 3 7, और इसने यहां तक जाने में कितना कवर किया, 3, तो इसका माइनस इसका पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 7 - 3 दैट इज 4 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, पाथ डिफरेंस अगर आपका भाई साहब 4 मीटर्स है, तो भाई साहब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा फाइव विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू भाई साहब क्या, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तो ये हो गया आपका कितना, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स दैट इज 3, तो ये हो गया आपका 6 पाई बाई लैम्डा, ये हो गया आपका फेज डिफरेंस, ठीक है, 4 सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, 8 पाई बाई, क्या कर रहा हूं भाई साहब ये, हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 पाई बाई 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 पाई बाई 3। अभी इंटेंसिटी निकालना है आपको, ठीक है। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अभी पॉइंट क्यू की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई क्यू इज इक्वल टू आई प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2